So let's start with the ABO system. Students, this system it was discovered by Landsteiner और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग देयर आर 4 पॉसिबल ब्लड ग्रुप टाइप्स। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, किस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, तो ये किसको ब्लड नीड पड़ने पर डोनेट कर सकते हैं और किससे ब्लड ये रिसीव कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर कौन है और क्यों है। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई भी एंटीजन लेके नहीं जा रहा, ना ए लेके जा रहा, ना बी, ना RH। Hello students, in this particular session we are going to study a very interesting topic from the chapter Body Fluids and Circulation, and that is the blood grouping system. हम बात करेंगे ABO system की और RH factor की। So let's start with the ABO system. Students, this system it was discovered by Landsteiner और इस system के according there are 4 possible blood group types. Blood group एक person का हो सकता है या तो A या B या AB या O। अब चलिए समझते हैं what is the basis of this particular classification। तो इस particular classification का base है the type of antigen which is found on surface of RBC of a person। एक person के RBC के surface पर कौन सा antigen पाया जा रहा है accordingly होता है उसका blood group। तो अगर RBC के surface पर A antigen है तो blood group होगा A, अगर RBC के सरफेस पर B एंटीजन है ब्लड ग्रुप होगा B, लेकिन अगर ये दोनों ही हैं उस केस में ब्लड ग्रुप होगा AB। ना फोर्थ केस, अगर ना तो A एंटीजन ना तो B एंटीजन पाया जा रहा है RBC के सरफेस पर, तब हम कहेंगे पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा O। ये अच्छे से याद रखना है। नाउ इस एंटीजन को ही A ग्लूटिनोजन कहा जाता है, ये अच्छे से याद रखना है। अभी हमने बात की एंटीजन की, अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी की। एक पर्सन के बॉडी में फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी, कैसे एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप करते हैं उस फॉरेन एंटीजन को डैमेज करने के लिए। तो मानिए एक पर्सन को एक्सपोजर हुआ X नाम के एंटीजन का, इस एक्सपोजर के बाद इस पर्सन के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी डेवलप करेगी, है ना, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी X नाम दे देते हैं। और इस एंटीबॉडी का काम क्या होगा, इस एंटीजन X को डैमेज कर देना। कुछ चीजें हमें याद रखनी है। नॉर्मली ये एंटीबॉडीज फर्स्ट एक्सपोजर के बाद में डेवलप करती हैं, यूजुअली ऐसा होता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्फ एंटीजन भी होते हैं, ओके, और इन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट वो ऑर्गेनिज्म खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो यहां से हम समझ सकते हैं ना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है मतलब उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी A नहीं बनेगी क्योंकि A एंटीजन सेल्फ हो गया। नाउ एक और चीज यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पर्सन के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी डेवलप कर सकती है, ओके। अब यहाँ कुछ आपको खास याद रखना है, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A है उसके RBC के सरफेस पर A एंटीजन है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी A तो नहीं होगी, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी नेचुरली प्रेजेंट होती है, ये हमें अच्छे से याद रखना है, ओके। सिमिलरली जब हम बात करेंगे B ब्लड ग्रुप के पर्सन की, तो यहाँ ब्लड प्लाज्मा में एंटी A नेचुरली पाई जाएगी। जिसका ब्लड ग्रुप A भी है, दोनों एंटीजन सेल्फ हैं, इन दोनों में से इनसे रिलेट करने वाली एंटीबॉडीज दोनों ही प्लाज्मा में नहीं होंगी, ओके। नाउ जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके RBC के सरफेस पे दोनों एंटीजन नहीं है, तो प्लाज्मा में दोनों तरह की एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। अब इस बात की सिग्निफिकेंस लाई करती है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जब किसी को ब्लड की नीड होती है और एक डोनर का ब्लड एक रिसीवर को चढ़ाना होता है, तो पहले ब्लड ग्रुप्स को मैच करा जाता है, ऐसे ही किसी का ब्लड किसी को नहीं दे सकते। देखिए, रिसीवर की एंटीबॉडीज डोनर की एंटीजन को अटैक कर देंगी अगर ये सेम हुई। तो मतलब जब किसी का ब्लड किसी को देना है तो ध्यान रखना है कि डोनर के ब्लड में ऐसे एंटीजन ना हो जिसके लिए एंटीबॉडी रिसीवर के पास ऑलरेडी है। अगर ऐसा हुआ तो जो रिसीवर की एंटीबॉडीज हैं
वो डोनर के एंटीजन्स को डैमेज कर देंगी, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, हेमोलाइसिस हो जाएगा, जिससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, रिसीवर की डेथ भी हो सकती है। तो इन चीजों को कंसिडर करा जाता है। ओके, नाउ अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। किस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, तो ये किसको ब्लड नीड पड़ने पर डोनेट कर सकते हैं और किससे ब्लड ये रिसीव कर सकते हैं एज पर नीड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है, मतलब उसके पास प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है। ना ये पर्सन किससे ब्लड रिसीव करेगा? ये उससे ब्लड रिसीव करेगा या तो जिसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ही ना हो, जैसे कि ओ, या फिर जिसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन ही हो, क्योंकि ए एंटीजन यहाँ पर सेल्फ है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्लाज्मा में होने नहीं वाली। सिमिलर फॉर बी, बी रिसीव कर सकता है ओ से या बी से। ए भी रिसीव सबसे कर सकता है, क्यों? क्योंकि अगर ओ से रिसीव करेगा तो ओ तो एंटीजन लेके नहीं आने वाला, ए से रिसीव कर सकता है, ए सेल्फ एंटीजन है ए बी के लिए, बी से भी रिसीव कर सकता है, बी भी सेल्फ एंटीजन है, ए बी भी सेल्फ एंटीजन है, तो वो इन चारों से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। वहीं हम जब बात करेंगे ओ की, तो ओ के पास तो कोई भी सेल्फ एंटीजन नहीं हुआ इनमें से, ना तो वो ए से ब्लड ले सकता, ना वो बी से ले सकता, ना वो ए बी से ले सकता, वो केवल खुद से, मतलब ओ टाइप के जो पीपल हैं, ओ ब्लड ग्रुप टाइप के, उनसे ही ब्लड रिसीव कर सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं इनके ब्लड किसको दे सकते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप हम ऐसे पर्सन को डोनेट कर सकते हैं जिसके लिए ए सेल्फ एंटीजन है, तो वो सेल्फ एंटीजन होगा किसी ए ग्रुप वाले रेसिपेंट के लिए या ए बी के लिए, तो ए को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। सिमिलरली बी ब्लड हम बी को दे सकते हैं या ए बी को दे सकते हैं। ओ ब्लड हम सबको दे सकते हैं क्योंकि वो एंटीजन लेके नहीं जा रहा, एंटीजन लेके नहीं जाएगा तो जो रेसिपेंट है उसकी एंटीबॉडी किस पर असर डालेंगी, किसको डैमेज करेंगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दे दो। ए बी वाला पर्सन अपना ब्लड केवल ए बी को ही डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास दो तरह के एंटीजन है, ए बी है, बी भी है। अगर हमने ए बी ब्लड ऐसे रिसीवर को दिया जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो बी एंटीजन फॉरन हो जाएगा, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, नाउ जो हमने पढ़ा उसका ही रिवीजन है। ए ब्लड डोनेट करा जा सकता है ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को या फिर ए बी को। बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को या ए बी को, वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ए बी केवल ए बी टाइप के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ओके, चलिए नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द आरएच फैक्टर। लैंडस्टीनर वेनर ने रेसस मंकी में इसे डिस्कवर करा और ये जो पर्टिकुलर आरएच फैक्टर है, इट्स ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीजन, अनदर टाइप ऑफ एंटीजन, और ये एंटीजन भी आरबीसी के सरफेस पर ही पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आरएच फैक्टर है या नहीं है आरबीसी के सरफेस पर, अकॉर्डिंगली हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको टू ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोज हैविंग द आरएच फैक्टर उन्हें हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव, एंड दोज लैकिंग द आरएच फैक्टर दे आर आरएच नेगेटिव। तो हम देखते हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है ना वो आरएच पॉजिटिव है। नाउ आरएच पॉजिटिव है मेजॉरिटी पॉपुलेशन, यहाँ से हम ये भी तो कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद ये जो आरएच फैक्टर है ये डोमिनेंट जीन की वजह से है। बिल्कुल, ये डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। नाउ डिस्कवर तो ये रेसस मंकी में किया गया था और फिर देखा गया ह्यूमन बींग्स में भी ये पाया जाता है। तो आपने सुना होगा ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव शो कर रहा है। आरएच फैक्टर है तो पॉजिटिव, आरएच फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव। ओके, नाउ चलिए यहां हमें एक चीज याद रखनी है, जैसे हमने एबीओ सिस्टम में देखा था, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर ए था, ब्लड ग्रुप था ए, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी नेचुरली पाई जा रही थी, है ना। जो एंटीजन नहीं था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पाई जा रही थी, लेकिन आरएच सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्सन आरएच नेगेटिव है तो उस पर्सन के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नेचुरली नहीं है। हाँ, अगर एक एक्सपोजर करा दें आरएच एंटीजन का उस पर्सन के बॉडी में, उस
एक्सपोजर के बाद ये एंटीबॉडीज RH एंटीबॉडी डेवलप कर सकती है, लेकिन ये नेचुरली नहीं पाई जाती हैं, हमें याद रखना है। चलिए, तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मतलब आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन भी है, RH एंटीजन भी है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी है। सिमिलरली बी पॉजिटिव, बी और RH दोनों एंटीजन्स हैं आरबीसी सरफेस पर। ए बी पॉजिटिव, ये 3 एंटीजन पाए जा रहे हैं। ओ पॉजिटिव, केवल एक ही एंटीजन पाया जाएगा आरबीसी सरफेस पर इन तीनों में से, एंड दैट इज RH। ओके, नाउ ए नेगेटिव का केस जैसा हमने भी डिस्कस किया था, तो ए नेगेटिव, ए एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर है, नेगेटिव है तो RH फैक्टर नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में देखिए एंटीबॉडी भी तो है, लेकिन नेचुरली जो RH एंटीबॉडी है वो नहीं है। वो एक बार RH एंटीजन का एक्सपोजर कराते हैं उसके बाद में डेवलप कर सकती है, लेकिन नेचुरली नहीं है। सिमिलर हमने बी नेगेटिव का केस देखा, ए बी का देखा और ओ का भी देख लिया। चलिए, अब RH फैक्टर की हम थोड़ी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो ब्लड डोनेशन के वक्त ये कैसे कंसीडर करना है? अगर रिसीवर और डोनर दोनों RH पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों RH नेगेटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिसीवर है RH पॉजिटिव और डोनर है RH नेगेटिव, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिसीवर के लिए जो RH एंटीजन है वो सेल्फ एंटीजन है, तो एंटीबॉडी RH बनेंगी नहीं उसकी बॉडी में, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की होने नहीं वाली। नाउ अगर रिसीवर है RH नेगेटिव और डोनर है RH पॉजिटिव, अब इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर अगर देखिए रिसीवर है नेगेटिव और डोनर है पॉजिटिव, पहला ट्रांसफ्यूजन ऐसा करा सकते हैं और वो सेफ रहेगा। क्यों सेफ रहेगा? क्योंकि डोनर लेकर जाएगा RH एंटीजन, रिसीवर के ब्लड प्लाज्मा में ऑलरेडी एंटी RH एंटीबॉडी नहीं है, तो एग्लूटिनेशन होने नहीं वाला, अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली। लेकिन इस एक्सपोजर के बाद इस रिसीवर के ब्लड प्लाज्मा में एंटी RH एंटीबॉडी बन जाएंगी। अगर सेकेंड टाइम RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड डोनेट करा, तब ये एंटी RH एंटीबॉडी उसको डैमेज कर देंगी, तो ये हमें याद रखना है। ओके, तो हम समझ सकते हैं यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर कौन है और क्यों है। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई भी एंटीजन लेके नहीं जा रहा, ना ए लेके जा रहा, ना बी, ना RH। तो जो रिसीवर है, जब डोनर एंटीजन लेकर नहीं जा रहा, तो रिसीवर की एंटीबॉडी अटैक किस पे करेंगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसका ब्लड किसी को भी दे सकते हैं। सिमिलरली यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव है। अब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए है क्योंकि तीनों तरह के एंटीजन ए बी RH सेल्फ एंटीजन है, तो क्योंकि सारे सेल्फ एंटीजन है तो इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं, है ना। ये किसी का भी ब्लड इसको दे दो तो इसकी एंटीबॉडी किसी को डैमेज नहीं करेंगी, क्योंकि तीनों तरह की एंटीबॉडी यहां बन ही नहीं सकती। ओके, नाउ मैरिज के वक्त RH फैक्टर को कंसीडर करना होता है, किस तरीके से हम समझते हैं। तो अगर मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH पॉजिटिव है, तो उनकी मैरिज में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोनों नेगेटिव हैं तब भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोनों पॉजिटिव तो कॉम्प्लिकेशन नहीं, दोनों नेगेटिव तो कॉम्प्लिकेशन नहीं। मेल अगर RH नेगेटिव है, फीमेल अगर RH पॉजिटिव है, तब भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। लेकिन अगर ऐसे कपल की मैरिज होने वाली है जहां मेल है RH पॉजिटिव और फीमेल है RH नेगेटिव, देन सच अ कपल नीड्स मेडिकल काउंसलिंग। उन्हें काउंसलिंग की नीड है। क्यों है, चलिए समझते हैं। ओके, अगर मेल है RH पॉजिटिव और फीमेल है RH नेगेटिव, तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ जो फीटस डेवलप करेगा वो RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना RH फैक्टर डोमिनेंट जीन की वजह से है, तो एक पेरेंट में ये प्रेजेंट है अगर, तो वो फीटस में ऑफस्प्रिंग में जाएगा। अब समझिए, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो जो मदर है वो तो है RH नेगेटिव, फीटस डेवलप कर रहा है वो है RH पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि अभी तक मदर की बॉडी को एक्सपोजर नहीं हुआ था RH एंटीजन का, वो जानती नहीं है इस RH एंटीजन को और वो एंटी RH एंटीबॉडी बनाती नहीं है उसे डैमेज करने के लिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल इजी रहती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुली डेवलप कर जाता है फीटस और फिर सेपरेट करता है। नाउ ड्यूरिंग सेपरेशन, दैट इज ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन टाइम, तब ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि चांसेस होते हैं कि थोड़ा फीटल ब्लड
मेटर्नल ब्लड के साथ मिक्स हो जाए। फीटस सेपरेट हो चुका है, थोड़ा सा फीटल ब्लड का एक्सपोजर मैटरनल ब्लड को हो सकता है। जैसे ही ये होगा तो फीटस के ब्लड में RH एंटीजन है, उनके रिस्पॉन्स में मदर के ब्लड में एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप कर जाती है। अब फीटस तो सेपरेट हो चुका, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, लेकिन जब यही कपल दोबारा से ये जो फीमेल है दोबारा से जब ये प्रेग्नेंट होगी और फीटस होगा RH पॉजिटिव, तब ये जो एंटी-RH एंटीबॉडीज हैं ये मदर से प्लेसेंटा के बैरियर को पार करते हुए फीटस की बॉडी में एंटर करेंगी और उसके ब्लड को डैमेज कर देंगी। एग्लूटिनेशन हो जाएगा, इसको HDN भी बोलते हैं, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, और जॉन्डिस की वजह से उस डेवलपिंग फीटस की डेथ हो सकती है। नाउ इस वजह से काउंसलिंग की बहुत नीड है। अब इस चीज के लिए मेडिसिन आ चुकी है, तो अब अगर ऐसा कोई कपल होता है, ऐसा केस होता है, तो क्या करा जाता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब पार्टुरेशन का टाइम आता है, पार्टुरेशन के 72 आवर्स के विद इन मदर को मेडिसिन दे दी जाती है, लाइक NTD, रोगम, रोलिन। ये क्या करती हैं, ये जो फीटस के RBCs एंटर करे थे मदर के ब्लड में, उनमें जो एंटीजन था RH एंटीजन, उनको ये डैमेज कर देते हैं। तो जैसे ही एंटीजन डैमेज हो गया तो मदर के ब्लड में एंटी-RH एंटीबॉडी बन के नहीं रखेगी, और जब एंटीबॉडी बनी नहीं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होने नहीं वाली, नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी वो सेफ होगी। ओके, देखिए, सो टू मेक सेकेंड प्रेगनेंसी सेफ, medicines like rogam, rolin, and they are used. Okay, so students, I hope जो आज हमने पढ़ा है that is ABO system, the RH factor and erythroblastosis fetus disease जो अभी हमने डिस्कस करी, I hope all this must be very clear to you by now. Thank you.